आप सबका स्वागत है बैंक यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे डेली करंट कवर करेंगे 19 जून का, और ये जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है सबके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांटे गए हैं और जितने भी आपको करंट अफेयर्स मिलने वाले हैं सारे सारे माइंड मैपिंग में मिलेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम पहले न्यूज़ के ऊपर बढ़ते हैं, नेशनल अफेयर्स के। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ आ रहा है वो बिहार की तरफ से आ रहा है। तो मैं पहले आपको कहाँ ले जाता हूँ, बिहार में ले जाता हूँ। तो बिहार में चलते हैं हम, और बिहार में बताया जा रहा है कि बिहार का पहला, इंडिया का पहला जो है स्टेट बना है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम। और ये जो है अर्बन लोकल बॉडी का जो इलेक्शन है, जिसको म्यूनिसिपल इलेक्शन भी बोला जाता है, उसके लिए किया जा रहा है। और ये इलेक्शन कब होने वाला है? ये इलेक्शन होगा 28 जून 2025 में। तो ये जो मोबाइल ऐप यूज़ किया जा रहा है जिसके अंतर्गत ई वोटिंग सिस्टम यूज़ किया जाएगा, तो इसमें जो है OTP ली जाएंगी, उसके साथ जो है ब्लॉकचेन अनेबल रहने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पर्सन जो है वोटिंग करने वाला, ये हम मोबाइल मान लेते हैं, या तो आप यहाँ पे भी इमेज देख सकते हो, मोबाइल यूज़ कर रहा है ना बंदा। तो मोबाइल जो यूज़ करेगा बंदा, उसके बाद क्या रहेगा कि उसके मोबाइल में जो है OTP आएगा, उसके बेस में वो जो है वोट कर सकता है। उसके साथ जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है। इसका मतलब क्या कि मान लेते हैं कि पर्सन ए ने वोट किया, ठीक है, तो पर्सन ए ने जब वोट किया तो वो जो वोट है वो एक ब्लॉक में स्टोर होगा। उसके बाद पर्सन बी ने जब वोट किया तो वो पर्सन ए का ब्लॉक जो है पर्सन बी के ब्लॉक के साथ लिंक रहेगा। ठीक है, तो वो पर्सन बी का जब वोट है वो वहाँ पे स्टोर होगा। उसके साथ ही ऐसे देख सकते हो पर्सन सी का जो है ब्लॉक में जो है डेटा स्टोर रहेगा। तो ऐसे करके इन्फिनिटी जो है ब्लॉक बनते रहते हैं, जिसकी वजह से इसको बोला जाता है ब्लॉक चेन। ब्लॉक का एक पूरा चेन बनते हुए जाता है, जिसमें अगर मान लेते हैं कि हैकर को ब्लॉक ए का अगर डेटा निकालना हो तो उसको इन्फिनिटी जो ब्लॉक्स हैं उसको तोड़ तोड़ के आना पड़ेगा, हैक करना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो ब्लॉक ए तक पहुंच सकता है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसको हैक करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी के लिए जो है इसमें जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। अब बात करते हैं इलेक्शंस की। तो इलेक्शंस जो है दो तरह के होते हैं। एक तो जो आपका लोकसभा और राज्यसभा में इलेक्शन होता है, जिसको कौन कराता है? उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। दूसरा इलेक्शन आता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट करवाती है, जिसमें आपको पंचायती राज की मिल जाएगी, पंचायत का इलेक्शन, और उसके साथ जो है आपको म्यूनिसिपल का इलेक्शन मिल जाएगा। जो करवाती है कौन? स्टेट कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन इसको करवाती है। तो बिहार के जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है यही जो है करवाएंगी जो अर्बन लोकल बॉडी से इलेक्शन है इसको भी। तो आप देख सकते हो कि बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि अभी के टाइम पे दीपक प्रसाद है, तो इन्होंने अनाउंस किया इसके बारे में कि जो अर्बन लोकल बॉडी के जो इलेक्शंस हैं ये जो है मोबाइल ऐप के थ्रू होने वाला है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल पर्सन है, आम आदमी है जो कि सब कुछ ठीक है उसका, तब भी वो जो है अपना वोटिंग जो है मोबाइल ऐप की तरह करने जा रहा है। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, कुछ पर्सन है जिनके लिए एप्लीकेबल, इसको हम आगे कवर करते हैं। पहले तो हम समझते हैं व्हाट इज ई मोबाइल वोटिंग, या तो मोबाइल ई वोटिंग। तो सिटीजन कैन कास्ट वोट रिमोटली वाया मोबाइल फोन, स्पेशली जो एंड्रॉयड फोन है उसके थ्रू जो है कास्ट कर सकते हैं वोट। ठीक है, तो इसमें आपको जो है फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है पोलिंग बूथ में, लेकिन इसमें कंडीशन है, कुछ स्पेशल पर्सन हैं जिनके लिए एप्लीकेबल रहेगा, जैसे माइग्रेंट वर्कर, दिव्यांग वोटर्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स, सीनियर सिटीजन और जो सीरियसली इल इंडिविजुअल्स है, इन्हीं के लिए जो है एप्लीकेबल रहेगा ये मोबाइल वोटिंग सिस्टम। अब ऐसा नहीं है कि आप आलसी हो और आपने बोला कि खई नहीं खा के कि हम तो वोट करेंगे मोबाइल से, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो माइग्रेंट वर्कर है, दिव्यांग वोटर्स है, उसके बाद प्रेग्नेंट वर्कर्स, प्रेग्नेंट वुमेन, उसके साथ सीनियर सिटीजन और जो इल पीपल है, सीरियसली इल पीपल है, उन्हीं के लिए जो है ये जो है सिस्टम लॉन्च किया गया है। ठीक है, बाय बिहार स्टेट कमीशन के द्वारा। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है, जैसे कि बिहार का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है का जो ऐप है जिसको सीडैक डेवलप किया था, तो वो ऐप यूज़ करते हुए जो भी पर्सन है वो वोट कर सकते हैं। इवन जो बिहार का एक और ऐप बनने वाला है, बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ऐप, ये भी यूज़ करके जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद बिहार जो है ज्वाइन हो गया है अस्थेनिया। जो अस्थोनिया है ये कंट्री है जिसके अंतर्गत जो है नेशनल वाइड ई वोटिंग होती है, तो बिहार उनमें से एक बन चुका है। और बिहार के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बिहार में अभी स्टेट इलेक्शन होने वाला है। कब होने वाला है? नवंबर के महीने में होने वाला है स्टेट इलेक्शन, नवंबर 2025 में स्टेट इलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे भी जो है आप देखोगे कि यहाँ पे एक सिस्टम यूज़ किया जाएगा जिसका नाम है ECI नेट। ठीक है, ECI नेट के अंतर्गत क्या की जाएंगी, ये सिस्टम के अंतर्गत जो है रियल टाइम आपका जो भी रियल टाइम वोटिंग काउंट है वो ली जाएंगी। ठीक है, पोलिंग बूथ में रियल टाइम वोटिंग काउंट ली जाएंगी और वो वोटिंग काउंट इस ऐप को यूज़ करते हुए ली जाएंगी। ठीक है,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेट को जो है यूज़ करते हुए ली जाएंगी। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, तो यहाँ पे हम इसको ज़्यादा डिटेल में जाएंगे भी नहीं पढ़ने के लिए। अब एक और चीज़ इसमें ध्यान देना है कि जो डिवाइस है हर एक मोबाइल फ़ोन में जो है 2 वोटिंग अलाउ किया गया है। ठीक है, क्योंकि कोई गरीब तक का लोग भी हो सकते हैं जिनके पास घर में एक मोबाइल फ़ोन हो या 2 मोबाइल फ़ोन हो, तो इसी के लिए जो है गवर्नमेंट ने बोला है कि एक मोबाइल में जो है 2 वोटिंग पॉसिबल है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देते चलना है। ठीक है, नहीं चलते नेक्स्ट न्यूज़ में। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है थोड़ा लेसन बोर्ड में आता है बट पढ़ना ज़रूरी है तब भी हमारे लिए। नेक्स्ट न्यूज़ किसके ऊपर है? नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज, ये जो है भोपाल बेस्ड है। इन्होंने ऑफिशियली जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है कैटेगरी 1 ऑफ रेंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी के लिए, जो कि अलका उपाध्याय जी को जो है प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ये कैटेगरी, और ये कैटेगरी दी जाती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और उसके साथ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों के द्वारा इसको दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? एक तरह का डिजीज रहता है, रेंडर पेस्ट वायरस रहता है, उसको जो सक्सेसफुली जो है स्टोर कर लेता है उसको जो है अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट में आता है, लेसन इंपॉर्टेंट में आता है न्यूज़, तो ये थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओ तब भी चल जाता है। ठीक है, इसको ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे भी नहीं, हम कुछ फायदा नहीं है। ऑलरेडी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो कि टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से पढ़ लेना। जो पढ़ने वाली चीज़ रहेगी मैं आपको वही पढ़ाते हुए चलूँगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है फर्स्ट इन न्यूज़। फर्स्ट इन न्यूज़ में क्या न्यूज़ है कि इंडिया का पहला साइबर सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, तो ये बनाया गया है बाय महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा, कि इनका जो है खुद का साइबर सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सेंटर है, ना ही कोई थर्ड पार्टी लेकर रखा है, इनका खुद का है। तो इसको बनाने के लिए जो है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को जो है टोटल 50 करोड़ रुपए लगे, और ये जो है नवी मुंबई में बना है। ठीक है, ये नई मुंबई में बना है, ये आपको याद रखना है। ये जो इंडिया का पहला साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बन रहा है, इसका आपको नाम भी याद रखना है, जो इन्होंने रखा है सहाकर सुरक्षा, ये पूरा का पूरा इसका नाम है। और ये किसने बनाया है? MSC मतलब महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने जो है बनाया गया। अब इस बैंक जो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, इन्होंने ऐसा नहीं कि अकेला कर लिया, क्योंकि इनका काम तो बैंक का है ना, तो इनको तो हेल्प चाहिए होगी IT इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो इन्होंने IT इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए IT सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो मुंबई बेस्ड है इसका हेल्प लिया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा सेंटर देख सकते हो, जिसके अंदर का टोटल 35 स्टाफ होने वाले हैं, जो कि कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को, उनका कोई साइबर फ्रॉड ना हो जाए। ठीक है, तो इसके अंदर का जैसे कि आप देख सकते हो पर्पस क्या है कि साइबर रेसिलेंस रखना ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। अब ऐसा नहीं सिर्फ महाराष्ट्र बैंक से, इसके साथ जो डिफरेंट महाराष्ट्र में और भी बैंक है उसको भी इसके अंदर रखा गया। उसका मॉनिटर करना, डिटेक्ट करना रियल टाइम साइबर थ्रेट, और जो कि नोन है या जो इमर्जिंग है वो दोनों को, उसके इंस्टेंट अलर्ट देना कि कुछ अगर फ्रॉड होने वाला है तो उससे पहले। तो ये पूरा का पूरा इनका प्लान रहने वाला है। टोटल कवरेज जो है इसमें टोटल 31 डिस्ट्रिक्ट है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के महाराष्ट्र में, तो उनको जो है ये फैसिलिटी देगा। इसके साथ जो भी महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के जो मेंबर बैंक्स हैं उनको भी फ्री सर्विस है इसके अंतर्गत। ठीक है, और बाकी को अगर लेना रहेगा तो कुछ पेड वेड सिस्टम होगा, बट हमें वो उसमें कुछ जाना नहीं है, तो वो पर कुछ फायदा है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंडिया का पहला ड्रोन इंडिजिनियस फैसिलिटी लॉन्च किया गया है, और ये जो है गरुदा एयरस्पेस के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये जो है गरुदा एयरस्पेस के द्वारा किया गया। थोड़ा पसीना आ रहा है, फैन वैन बंद है, नहीं तो फिर नॉइज आता है उसकी वजह से, तो थोड़ा मैं एडजस्ट कर लो। ठीक है, एडजस्ट तो मुझे करना पड़ता है वैसे। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये कहाँ पे बनने वाला है? ये गरुदा का जो इंडिया का पहला एंटी ड्रोन इंडिजिनस फैसिलिटी, ये बनेगा आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में बनेगा, और इसके बारे में जो इनॉग्रेशन की गई थी बाय कमलेश पासवान के द्वारा की गई थी। टोटल इसमें इसके साथ ही जो है जो ड्रोन फैसिलिटी बनने वाली है, बोला जा रहा है कि ड्रोन फैसिलिटी जो है 350 स्क्वायर फीट में बनेगा, जो कि फोकस रहेगा डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग ऑफ एडवांस अनमैन्ड एरियल सिस्टम। ठीक है, UAS। ठीक है, तो ये जो भी ड्रोन है ये जो बनेगा टोटल 3500 बोल सकते हो, 350 क्या बोल रहा हूँ मैं, 3500 स्क्वायर फीट का साइज रहने वाला है पूरा एरिया, जहाँ पे जो ड्रोन को बनाया जाएगा इंडिजिनियसली, और एग्री ड्रोन बनाया जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए ड्रोन बनाया जाएगा, जहाँ पे जो ड्रोन रहेगा, ड्रोन का काम क्या रहेगा, यहाँ पे जो बायोपेस्टिसाइड है या पेस्टिसाइड है या फर्टिलाइजर जो है फेंकने का। ठीक है, जो भी प्लांट्स रहने वाले हैं वहाँ पे फेंकने का इसका काम रहने वाला है। इसके साथ ही जो
डिफरेंट लॉन्चेस भी किए गए हैं, जैसे कि 300 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले गए हैं जो कि ड्रोन सपोर्ट और ट्रेनिंग दी जाएंगी। और उसके साथ ही जो DGCI है, DGCI अप्रूव ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया गरुदा ए स्पेस के द्वारा, जो कि एक तरह से सर्टिफाइड ड्रोन इंस्ट्रक्टर बनाएंगे, क्योंकि ड्रोन उड़ाने के लिए भी ना तरीके पता होना चाहिए, ड्रोन को उड़ाया कैसे जाता है, ठीक है। तो उसी के लिए जो है एक तरह से कुछ इंस्ट्रक्टर बनाए जाएंगे जो कि सिखाएंगे जो भी दूसरे जो फार्मर्स हैं उनको कैसे जो है ड्रोन को यूज़ करना है और कैसे जो है एग्रीकल्चर में उसको यूज़ करते हुए जाना है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया का पहला स्कॉटिश यूनिवर्सिटी जो है सेटअप किया गया है, और ये सेटअप किया गया है बाय यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडेन के द्वारा, ठीक है, एबरडेन के द्वारा। इसकी लोकेशन आपको नवी मुंबई मिलने वाली है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ खुल रहे हैं अभी हमारे इंडिया में, मोस्टली नवी मुंबई में आपको दिखेगा 2-3 तो, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको जो मई वाला मंथ है उसमें ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है, और अब ये नेक्स्ट वापस से एक और आ गया जिसको मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। वो हम एक ही बार में कवर करेंगे इसको, जितनी इंस्टीट्यूट है उस सबको। और जो भी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, t.me बैंकिंग साथी में, ठीक है। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी कर सकते हो। तो क्या अप्रूव किया गया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनका लेटर ऑफ इंटेंट अप्रूव किया गया, और इन बोला जा रहा है कि कैंपस जो है 2026 तक जो है पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। बहुत सारे कैंपस बन रहे हैं हमारे इंडिया में, बाहर देश से जो है आए जा रहे हैं, यूपी में भी बन रहा है बहुत सारे, तो उसको हम ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं, हम उसको बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना भी रहेगा तो प्रीवियस जो PDF है उसको उठाओ, वहाँ से पढ़ना ज़्यादा ईजी रहता है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअली आप यहाँ से पढ़ते जाओ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि RBI ने डिसाइड किया कि इंक्रीज करेगा कमीशन, एजेंसी का कमीशन जो है इंक्रीज करेगा, ठीक है। और जो भी गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन है उसके लिए, अब कैसे कैसे गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन, मान लेते हैं कि टैक्स कलेक्शन है, ठीक है, उसके साथ जो है टैक्स कलेक्शन लेते हैं हम, उसके साथ जो है पेंशन जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बैंक्स, उसके साथ जो है गवर्नमेंट के जो स्कीम्स रहती है, गवर्नमेंट के स्कीम्स जैसे कि PM किसान स्कीम्स हो गया, ठीक है, PM किसान स्कीम हो गया, ये डिफरेंट जो भी स्कीम्स रहती है वो सब के लिए जो है बैंक काम करती है। तो बैंक को जो है ना कुछ कमीशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, ठीक है। वो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, जो भी ट्रांजेक्शन कराना चाहता हूँ, क्योंकि स्टेट भी अपने हिसाब से जो स्कीम चलाती रहती है। तो अगर स्कीम स्टेट गवर्नमेंट चला रही हो और उसके लिए जो है बैंक का यूज़ किया गया हो तो उसके लिए भी जो है बैंक को कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो ये दिया जा रहा है, ये जो है बढ़ाया गया है पहले से, और ये इफेक्ट है 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है। तो ये क्यों किया गया, क्यों पैसे जो बढ़ाए गए कि ज़्यादा जो है बैंक्स और ज़्यादा पार्ट ले, उसके लिए जो ये चीज़ की गई है। तो मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है कि ये जो एजेंसीज बैंक है, जैसे कि SBI मोस्टली बहुत जगह पे एजेंसी बैंक है, तो ये जो है चीज़ RBI अपॉइंट करता है किसको जो एजेंसी बैंक बनना है, और इनका काम होता है कि टैक्स को हैंडल करना, ठीक है, टैक्स कलेक्शन, पेंशन, उसके गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स है उसके लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। और कमीशन नहीं दिया जाता अगर ट्रांजेक्शन जो है प्री फंडेड हो और गवर्नमेंट ने अगर ऑलरेडी बैंक्स को पे कर दिया है सेपरेटली, तो ये 2 केस में जो है उनको कुछ कमीशन नहीं दी जाती, लेकिन बाकी टाइम पे जो इनको कमीशन दी जाती है। कितनी कमीशन दी जाती है हम उसको कवर करते हैं। तो देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉनिक रेवेन्यू रिसिप्ट या पेमेंट है, ठीक है, ई मोड के थ्रू की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। तो पहले जो था वो 9 रुपये करके पर ट्रांजेक्शन दिया जाता था, अब जो है 12 रुपये करके पर ट्रांजेक्शन दी जाएंगी। उसके बाद अगर फिजिकल रेवेन्यू रिसिप्ट हो या पेमेंट हो, अगर फिजिकली अगर कोई अगर पेमेंट ले रहा हो सिस्टम का, ठीक है, पेंशन अगर कोई फिजिकली ले रहा हो कोई भी सिस्टम का, तो उसके से पहले 40 रुपये करके लगते थे और अब भी 40 रुपये करके रखेंगे, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए गए। अगर वो पेंशन ले रहा है बैंक से, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि SBI से कोई पर्सन पेंशन ले रहा है और वो पेंशन जो है गवर्नमेंट दे रही है SBI को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो उस केस में SBI को जो है 75 रुपये करके पर ट्रांजेक्शन पहले मिलता था, अब जो है 80 रुपीज़ करके पर ट्रांजेक्शन मिलने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं नॉन पेंशन गवर्नमेंट पेमेंट जो रहते हैं, उस केस में पहले 6.5 पैसा हर 1000 रुपये मिलता था, 100 रुपये मिलता था, अब 7 पैसा करके मिलेगा हर 100 रुपये में। तो ये पूरा का पूरा डिटेल है, जिसको मैंने आपको टेबल फॉर्म में दे दिया, जिसकी वजह से आपको पढ़ने में हेल्प हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से, कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि जयपुर राजस्थान बेस्ड है, इन्होंने पार्टनर किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के साथ, जो कि एक तरह से मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में टोटल कितने मेंबर्स हैं? टोटल 5 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो उसमें से एक मेंबर आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर क्या किया, दोनों ने मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट रिस्क एडवाइजरी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है,
जिसका काम रहने वाला है कि क्लाइमेट रेजिलियंस गवर्नेंस, उसके साथ जो एनवायरनमेंट सोशल और गवर्नेंस फ्रेमवर्क है ए स्मॉल फाइनेंस बैंक का, उसको डेवलप किया गया है। अब इसके अंदर डिफरेंट रिस्क होते हैं, जैसे कि फिजिकल रिस्क असेसमेंट की जाती है, जिसकी वजह से कितना जो है ए स्मॉल फाइनेंस बैंक की वजह से जो है डॉट या तो फ्लड या तो एक्सट्रीम वेदर हो सकता है, उसको मेजर किया जाता है। और एक तरह से हीट मैप भी बनाया जाता है, ठीक है, एक तरह से हीट मैप भी बनाया जाता है 2100 तक, ठीक है, 2100 तक। उसके बाद बात करें ट्रांजिशन रिस्क। ट्रांजिशन रिस्क जैसे कि मार्केट की वजह से जो है ए स्मॉल फाइनेंस को क्या क्या डिफिकल्टी हो सकती है, उसको भी जो है मेजर किया जाता है। उसके बाद फाइनेंशियल एमिशन टारगेट कैलकुलेशन भी की जाती है इसके अंतर्गत, और इसके अंतर्गत कितना जो है फाइनेंशियल एमिशन हो रहा है ए स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से, क्योंकि ए स्मॉल फाइनेंस बैंक है एक, तो ये किस तरह से लोन दे रही है, जिसकी वजह से लोन देने के बाद जो डैमेज कर रहा है एनवायरनमेंट, उसको भी जो है नापा जाता है फाइनेंशियल एमिशन कैलकुलेशन के अंतर्गत। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, ये एक तरह की लीड एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस है और क्लाइमेट रिस्क एडवाइजरी की तरह भी काम करती है, ठीक है। तो ये स्मॉल फाइनेंस को हेल्प करेगी कैसे जो है ये क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क को जो है मैनेज कर पाए या डिस्क्लोज कर पाए, उसके लिए। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग न्यूज़ के ऊपर आ रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो वियतनाम है, वियतनाम जो है 10वीं पार्टनर कंट्री बन चुकी है ब्रिक्स की। ब्रिक्स का ओरिजिनल जो मेंबर्स है वो आपको इनके नाम में मिल जाएगा, जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। और 2010 में जो है साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ था, उससे पहले 2006 तक स्टार्ट हुआ था, जिसके अंतर्गत ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना था, और साउथ अफ्रीका जो 2010 में एज अ मेंबर बना था। उसके बाद जो है बहुत टाइम से कोई मेंबर्स नहीं थे कोर मेंबर्स में, लेकिन अभी बहुत सारे कोर मेंबर्स आ गए, उसको हम कवर करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो ब्राज़ील में है, इन्होंने अनाउंस किया है कि वियतनाम जो है ऑफिशियली 10th पार्टनर बन चुका है, पार्टनर कंट्री बन चुका है, जो कि फुल टाइम मेंबर नहीं है ब्रिक्स का, और ये अभी ब्राज़ील में इसकी प्रेजेंसी है, तो ब्राज़ील में ये चीज़ बताई गई है। तो पार्टनर कंट्रीज और जो कोर कंट्रीज होते हैं, उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, उसको हम देखते हैं। तो पार्टनर कंट्रीज और कोर कंट्रीज के ऊपर आप टेबल देख सकते हो यहाँ पे, जहाँ पे आपको पहले तो डेफिनेशन मिलेगा। जो कोर मेंबर कंट्रीज रहते हैं वो फुल फ्लेज मेंबर रहते हैं ब्रिक्स के, लेकिन जो पार्टनर कंट्रीज रहते हैं वो एसोसिएट नेशन होते हैं, जिनके पास लिमिटेड पार्टिसिपेंट राइट होता है। अगर ब्रिक्स के बारे में बात करें तो ब्रिक्स के बारे में आपको ऑलरेडी बताया कि 2006 में BRIC था और 2010 में जो है ब्रिक्स बन गया था। और अगर पार्टनर कंट्री के बारे में बात करें, पार्टनर कंट्री पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 2024 में, और ये जो 16 ब्रिक्स समिट था जो रशिया में हो रहा था, यहाँ पे क्या गया था। एक मेजर चीज़ याद रखनी है कि जो भी कोर मेंबर कंट्रीज रहती है इनको फुल वोटिंग राइट्स रहते हैं, लेकिन जो पार्टनर कंट्रीज रहती हैं इनको वोटिंग राइट्स नहीं रहते हैं। और अगर बात करें कि क्या क्या स्कोप है, क्या कहाँ जो है ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो जितने भी ब्रिक्स के जो एक्टिविटीज़ है या मीटिंग्स है, सब में जो है डिसीजन मेकिंग जो है कोर मेंबर से रहता है। लेकिन बात करें कि इनको वोटिंग का राइट नहीं है जो पार्टनर कंट्रीज है इनको, तो ये जो है कोई मीटिंग अटेंड तो कर सकते हैं, समिट भी अटेंड कर सकता है, और अपना जो भी ओपिनियन है उसके बारे में भी दे सकता है, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि ये वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको वोटिंग के अलावा अलाउड नहीं है। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कौन कौन कोर मेंबर कंट्रीज है और कौन कौन जो है पार्टनर मेंबर कंट्रीज है। कोर मेंबर कंट्रीज में आपको मिल जाएगा जैसे कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, और अभी के टाइम पे इंडोनेशिया रिसेंटली ऐड हुआ है। और पार्टनर कंट्री में बात करें तो इसमें आपको बुलेरेस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, उगांडा और उज्बेकिस्तान, और फिर अभी के अभी ऐड हुआ वियतनाम 2025 में, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो भी कंट्रीज है इसके नाम आप अगर याद रख सकते तो बहुत बढ़िया है, और डेफिनेटली कोर जो मेंबर्स हैं इनका नाम तो डेफिनेटली याद करते हुए चलना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है MUN कोलैब। तो जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश है, इन्होंने पार्टनर किया है एम्बेसी ऑफ फ्रांस के साथ, और दोनों मिलके एक तरह से 3 साल का एक MOU साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत जो टूरिज्म और फिर कल्चरल कॉपरेशन है उसको बढ़ाया जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में बढ़ता है। नेक्स्ट न्यूज़ आपको स्पोर्ट्स की तरफ से मिलेगा। स्पोर्ट्स में जो टूर्नामेंट्स हैं वो सारे के सारे कवर करते हैं। जो 3rd ICC टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप था जो लंदन में हो रहा था, इसमें साउथ अफ्रीका जीता है और इसमें लास्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, ठीक है। और इसमें देखोगे तो साउथ अफ्रीका जो है टोटल 27 ईयर के बाद जो है कोई ICC ट्रॉफी जीता गया है, ठीक है। तो ये इससे पहले जो है 1998 में जीता था, और अब जाके वापस से जो है ये ICC कोई ट्रॉफी जीता गया, ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट
चैंपियनशिप जीता गया भाई साउथ अफ्रीका। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया जो तीसरे नंबर पे आया था इसमें। तो मैन ऑफ द मैच जो है मार्करम को मिला था और इन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर किया था, सेंचुरी मारा था, जिसके से इनको मैन ऑफ द मैच मिला। और अगर बात करें जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, इनको जो है फास्टेस्ट 300 विकेट लेने के लिए जो है कुछ अवार्ड दिए गए थे। ठीक है, 2 पॉइंट जो है ये चीज़ आपको ध्यान देकर चलना है। नेक्स्ट चलते हैं शूटिंग की तरफ कि पिस्तल एंड शॉटगन वर्ल्ड कप 2025, राइफल पिस्तल शॉटगन वर्ल्ड कप 2025 जो कि जर्मनी में हो रहा था, यहाँ पे चाइना जीता है। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाय इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा, जिसमें इंडिया का जो है आपको याद रखना है कि टोटल रैंक के बारे में बात कर थर्ड आया था। टोटल 4 मेडल जीते जिसमें आपको 2 गोल्ड मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको हर बार बोलता हूँ गोल्ड मेडल इंपॉर्टेंट है और इसी के लिए जो है आपको गोल्ड मेडल याद रखना है किसको गोल्ड मिला है। तो पहला पर्सन मिलेगा सुरुचि सिंह इंदर जो कि वुमेन 10 मीटर एयर पिस्तल में जो है गोल्ड जीता है। दूसरा मिलेगा आर्या और अर्जुन बुबूता। तो ये दोनों को जो है 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम के लिए जो है गोल्ड मिला है। तो ये दोनों का नाम आपको याद रखना है। और बाकी बात करें कि ब्राउन्स का आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा भी हो जाता है ब्राउन्स का और कोई पूछता भी नहीं, एग्जामिनर का भी आपको ब्राउन्स से क्वेश्चन नहीं पूछता। पिछले आप उठा के देख लो, पिछले जो भी करंट अफेयर्स रहता है प्रीवियस ईयर उठा के देख लो तो आपको पता लग जाएगा कि ब्राउन से जो है आपको कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है इस बार मेडल लिया है वो मिला आपको चाइना, उसके बाद नॉर्वे और इंडिया जो है उसके बाद आता है 3rd नंबर पे। ठीक है, उसके बाद बात करें 63 कैनेडियन ग्रैंड पिक जो कि F1 रेसिंग में होता है, तो इसमें रसल जीते गए हैं और यहाँ पे ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से कुछ पूछ जाता भी नहीं है आजकल। उसके बाद बात करें अभी चेस की तरफ लेके जाता हूँ मैं आपको, जिसमें वर्ल्ड रैपिड एंड ब्रिज टीम चैंपियनशिप 2025 का हो रहा था, जिसमें आपको याद रखना है कि इंडिया की जो MGD1 टीम है ये जीती थी, जिसको लीड कर रहे थे ग्रैंड मास्टर अर्जुन। ठीक है, अर्जुन लीड कर रहे थे। टोटल इसमें बोला गया था कि 500K जो है यूरो के तौर पे जो है पैसे दिए जाएंगे। 2 तरह के इसमें गेम होते हैं, एक होता है रैपिड सेक्शन, एक होता है ब्रिज सेक्शन। ठीक है, और इसमें दोनों का प्राइज मनी देख सकते हो कितना कितना है। ठीक है, तो ये ज़्यादा पॉइंट है नहीं, बस इतना ध्यान देना कि इंडिया की टीम को कौन लीड कर रहे थे और इंडिया की टीम कौन सी जो जीती है इस इवेंट में। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट जो FADI जो कि वर्ल्ड रैपिड एंड ब्रिज टीम चैंपियनशिप है, इसमें इंडिया जीती है और इंडिया ने हिस्ट्री बना ली है इसके बाद, क्योंकि इंडिया ने पहली बार ये जीता है। तो इस सबको ध्यान से चलना है। नेक्स्ट मीटिंग के ऊपर बढ़े तो ग्लोबल योगा कनेक्ट समिट 2025 का, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बाय सेंटर काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद योगा के द्वारा और ये अभी न्यू दिल्ली में इवेंट हो रहा था। अगर बात करें जो इंटरनेशनल योगा डे होने वाला है वो आपको मिलेगा 21 जून 2025 में, तो उसी को जो है देखते हुए जो है ये समिट भी किया गया था और जिसके अंतर्गत थीम आपको याद रखना है योगा फॉर 1 अर्थ 1 हेल्थ इसकी थीम रहने वाली है। ठीक है, तो इसको इनॉग्रेट किया गया है बाय गाजेंद्र सिंह शेखावत और फिर प्रताप रानाव जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आयुष के अंतर्गत आते हैं, इन दोनों के द्वारा किया गया इनॉग्रेट। ठीक है, तो अभी जब 21 तारीख आएगा तो पूरा का पूरा जो भी डेटा है मैं आपको एक साथ दे दूंगा, कब कब क्या क्या हुआ है, कहाँ कहाँ क्या क्या इवेंट हुआ है। ठीक है, तो 21 तारीख के बाद आपको सारा सा डेटा एक साथ मिल जाएगा, तो वो ज़्यादा पढ़ने में हेल्पफुल रहने वाला है। और इसके बाद बात करें जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है वो आपको पता होगा कि वो आंध्र प्रदेश में जो विशाखापट्टनम है यहाँ पे होने वाला है। कब होने वाला है? 21 जून 2025 में होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेट, इसको याद रखते हुए चलना है। तो यही से हमारा डेली करंट अफेयर्स खत्म हुआ है। और अगर वीडियो चला तो लाइक कर देना। ऐसी कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब टू चैनल। और बात करिए PDF की, ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और ट्राई करूँगा कमेंट सेक्शन में डाल दूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना। और अभी क्या रहते हैं, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।